सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 9 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक बार पिछली वीडियोस को जाकर भी देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं और मिस हो जाएँ तो शायद आप कुछ अच्छा कंटेंट खो दें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे राजनीतिक खबरें हैं, साथ ही साथ हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा छोटा सा बयान को लेके एक आर्टिकल है। आम चुनाव से पहले संसद के आखिरी सत्र में केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती सपरंग सरकार के आर्थिक क्रियाकलापों की आलोचना की है। लोकसभा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया, बेसिकली वाइट पेपर जारी करा है, जिसमें इन्होंने 2014 के पहले की फाइनेंशियल स्टेटस देश की क्या थी और 2014 के बाद से लेकर आज तक की क्या है, इसके बारे में जिक्र करा है। बेसिकली वो जो वाइट पेपर करा है वो दर्शा रहा है पिछली सरकारों की नाकामियों के बारे में। आगे देख रहे हैं, भारत और म्यांमार में मुक्त आवागमन व्यवस्था होगी ख़त्म। बेसिकली ये अचानक से क्या हो रहा है, असल में म्यांमार से बहुत से लोग पलायन कर रहे हैं, तो बांग्लादेश बॉर्डर पे भी जा रहे हैं और इंडियन बॉर्डर बांग्लादेश म्यांमार को टच होता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी तक क्या हो रहा था कि म्यांमार बॉर्डर से फ्री मूवमेंट रिजीम चल रहा था, मतलब आप लोग कोई भी व्यक्ति है वो मूवमेंट कर सकता है सर्टेन काम के लिए बिना कोई वीज़ा अप्लाई करे म्यांमार इंडियन बॉर्डर पर। बांग्लादेश ने भी रोक लगा दी है म्यांमार से जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके लिए, और इंडिया ने भी अब नॉर्थ ईस्ट जो बॉर्डर टच होता है म्यांमार से वहाँ पे टोटली रोक लगा दी है। अब कोई भी ऐसे म्यांमार का निवासी नहीं आ सकता है भारत में, और भारत सरकार ने इसे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बताया है। खासी खर हमारे अमित शाह जी ने ये भी जिक्र करा है कि भारत और जो म्यांमार की सीमा है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से है, वहाँ पे अब फेंसिंग करी जाएगी ताकि देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे भी सुरक्षा बरकरार बनी रहे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं हमारे सुरक्षित रहें। आगे देखते हैं हमारा एडिटोरियल। कुप्रथाओं का दंश झेलते मासूम। प्रगति के तमाम दावों के बीच हकीकत यह है कि अंधविश्वास की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। जादू टोना, भूत प्रेत, काला जादू जैसी चीज़ें अभी भी आम बातें हैं। हर कहीं ओझा, गुनिया, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक के झूठे कारनामे और इसमें जकड़े लोगों को देखना आम है। जानते समझते हुए भी बहुत से लोग ऐसे फरेबियों के फेर में बड़े से बड़ा नुकसान करा बैठते हैं। मगर परंपराओं के नाम पर चल रही कुरीतियों है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साथियों, हम जानते हैं कि कैसे आज भी भारत में पुरानी ट्रेडिशनल है ना तंत्र विद्या वगैरह पे ज़्यादा विश्वास करा जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता ही है, मगर ये शहरी क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। अंधविश्वास का एक रूप बन के उजागर हुआ है, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी इन सब कामों में पड़ गए हैं। यूँ तो इस तरह की कुछ अन्य प्रथाएं अमूमन सभी समुदायों की में पाई जाती हैं, मगर आदिवासी और जनजातीय संस्कृति में भी कुछ प्रथाएं गलत और बेहद खौफनाक होती हैं। ये इतनी गहराई तक पैठ जमाए कि लाख लाख कोशिशों की और जन जागरूकता के बावजूद कोई असर पड़ता नहीं दिखता। प्रायः किसी नवजात को सांस लेने की तकलीफ, पेट संबंधी या फिर दूसरी बीमारियां होती हैं। कुछ जनजातियां लोग इस गर्म लोहे से भी दगवाते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात करें कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में खासकर अधिक मात्रा में अंधविश्वास के रूप में बहुत चीज़ प्रचलित हैं, है ना। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अगर कोई बीमार पड़ जाता है या किसी कोई समस्या आ जाती है तो उसका वो साइंटिफिक पहलू ना देखते हुए उसका कोई तांत्रिक टाइप का सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। कोई झाड़ फूँक करते हैं इत्यादि। तो
ये बेसिकली यहाँ पे दिखाता है कि कैसे आज भी अ, नीरा आदिवासी जनजातीय इलाकों सहित कई शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक फैली दागना तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद नहीं रुक पा रही है। इसके ज़्यादातर शिकार कुपोषित और दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मासूम बच्चे और कई जगह बड़े भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित कई राज्य दगना के चंगुल से अब तक मुक्त नहीं हो सके हैं। लोग प्रायः 10-15 दिन के बच्चे तक को दगवा देते हैं। मतलब ये प्रैक्टिसेस होती हैं, चली जा रही हैं। मध्य प्रदेश का जनजातीय शहडोल संभाग फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ अभी भी लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें चलते वहाँ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसे लेकर एक बार जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज तक आमने सामने आ चुके हैं। फरवरी 2023 में एक प्रकरण शहडोल से सटे कठौतिया गांव में आया। 3 माह के मासूम को सांस और पाचन संबंधी दिक्कतें थीं। अंधविश्वासी पिता ने 51 बार गर्म सलाखों से उसके शरीर को जहां तहां दगवाया। उसकी तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। ये बेसिकली क्या है, अंधविश्वास बहुत ही गहराई में फैल चुका है। जैसे कि मैंने देखा कि शहडोल संभाग जो हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इसमें एक बच्चे की खबर आई थी कि उसकी सेहत ख़राब है, तो गर्म जो रॉड होती है उससे उन्होंने दगवाया उसे, मतलब सॉर्ट ऑफ पैच करिए लगा दिया। उससे बच्चे की तबीयत और ख़राब हो गई। ठीक है। और जहाँ तक कि पुराना मुद्दा नहीं है कि हम 1990s की बात करें, ये 2023 का मुद्दा है। अंततः बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया लेकिन बचाई नहीं जा सकी। इसमें कलेक्टर ने मौत का कारण निमोनिया बताया, तो मेडिकल कॉलेज ने दगने के घाव असल में बच्ची कुपोषित थी। सच्चाई ये भी है कि आदिवासी जनजाति समाज में गर्भवती माताओं की सही देखभाल न होने से प्रायः कुपोषित बच्चे जन्म लेते हैं। शासन प्रशासन की इसकी जानकारी रहती है। जगह जगह आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनबाड़ियाँ हैं। जिलों में कुपोषण पुनर्वास 2000 से ज़्यादा बच्चों के शिकार होने की सुर्खियाँ ने सबका ध्यान खींचा। अभी बीते महीने अनूपपुर जिले में ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक वयस्क के पेट को गर्म हंसिए से दागते हुए वीडियो बनाया गया जो काफ़ी प्रचलित हुआ है। अंधविश्वास का यही खेल राजस्थान में भी जहाँ तहाँ होता है। यहाँ भूपे मासूमों को डाम दाग का दर्द देते हैं। मतलब देखिए, कहीं ना कहीं बहुत तरीक़ों से प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं जो कि बिल्कुल अंधविश्वास से बेस्ड हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जो मासूम हैं उनको और मेडिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, है ना। ऐसी परंपरा झारखंड में गांव में भी है। यहाँ एक आदिवासी जनजातीय समाज इसे चिड़ी दाग कहता है। जनवरी मकर संक्रांति के समय टूसू पर्व पर गांव-गांव बच्चों को दागने का सिलसिला शुरू हो जाता है। विशेषकर कोल्हान क्षेत्रों के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में ज़्यादा होता है, जहाँ बड़े-बड़े जमघट लगते हैं। धारणा है कि ऐसा करने से पेट संबंधी बीमारी नहीं होती। कामावश यही कुप्रथा उड़ीसा में भी है। मतलब ये हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पहली बात तो हम हर किसी की प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करते हैं एज अ डेमोक्रेसी। बट यहाँ पे जो ज़रूरी है कि जब ज़माना इतना एडवांस हो चुका है, हम 21st सेंचुरी में हैं, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं, हमारी मेडिकल रीच पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस को बंद करें, साइंटिफिकली जाएं, ठीक है ना, ना कि हम ये तांत्रिक विद्या और फालतू चीज़ों पे ध्यान दें। ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो, क्योंकि इससे अल्टीमेटली नुकसान ही हो रहा है। और प्रॉपर साइंटिफिक मेडिकल अप्रोच को यहाँ पे प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे देखते हैं हताशा में आतंक। इसमें कोई दरार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में सफाई के लिए सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से जिस तरह मोर्चा लिया गया, उसकी वजह से आतंकी संगठनों की यह मुश्किल हुई है। मगर ये भी सच है कि कसर शिकंजे से उपजी हताशा के बाद अब आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों को अलग शक्ल देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से किसी की पहचान कर या निशाना बनाकर
की जाने वाली हत्याओं के ज़रिए अब वह शायद यही दर्शाना चाहते हैं कि उनका वजूद बचा हुआ है। साथ ही हम देख रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को मारा जाता है, सिक्योरिटी पर्सनल्स को टारगेट करके मारा जा रहा है। टारगेट करके कैसे मारा जा रहा है? क्या मतलब है टारगेट करके मारने का? ये मतलब बेसिकली ऐसे है कि उनको प्रॉपर फॉलो करा जाता है। जब वो छुट्टी पे अपने गाँव जाते हैं तो उनको गाँव में ये जो अलगाववादी नेता हैं, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग हैं, वो उन्हें गोली मार देते हैं। या वो मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं या वो कहीं दूर जा रहे हैं तो मौका पाते ही मार दे रहे हैं। तो ये बेसिकली अपना वजूद दिखा रहे हैं कि हम उसको मारेंगे जिसने हमारे साथ गलत करा है। आतंकवाद से सामना करने के संदर्भ में सरकार की ओर से आए दिन ये दावा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को की नकेल कसने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जा रही है और उनका जोर कम हो रहा है। मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आए दिन सुरक्षा बलों पर होने वाले हमलों के अलावा बीते कुछ वर्षों के दौरान निशाना बनाकर की जाने वाली हत्या की घटनाएं से यही तो चलता है कि अब आतंकवादी संगठन ने अपनी गतिविधियों के तौर तरीके बदले हैं और आम लोगों के बीच आतंक फैलाने के लिए लक्षित हत्याएं शुरू कर दी हैं। ये आतंकवादियों की नई रणनीति है जिसमें जरिए वे सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत होने के सरकार के दावों को जुटलाना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए हैं और इसका नतीजा भी देखने में आया है। अब सरेआम आतंकी हमलों की घटनाएं कम हुई हैं, मगर आतंकी संगठनों की नई रणनीति के लिहाज से सुरक्षा बलों को अपना मोर्चा तैयार करना होगा। ज़रूरी है कि सुरक्षा बल भी हमारे नई नीति से काम करें। आ जाते हैं, ये सब फिल्मी जगत की खबरें हैं, हमारे किसी काम की नहीं है। चलिए, बाकी अखबार का अध्ययन आप भी खुद कर लीजिएगा। बहुत सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे क्विक एनालिसिस में इसको समाप्त करना पसंद करेंगे। अखबार का अध्ययन जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें बहुत सारी मौजूद होती हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि परिवारों का उपभोग बढ़ने और निजी निवेश में सुधार से अगले वित्त वर्ष 24-25 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहेगी। हालांकि यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के चालू वित्त वर्ष 23-24 के 7.3% के अनुमान से कम है। मतलब जो हमारा जो एनएसओ है उन्होंने ये आइडिया लगाया था, ये एक्सपेक्ट करा था कि जो हमारी जो डेवलपमेंट ग्रोथ रहेगी वो 7.3% की रहेगी, मगर जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि वो लगभग 7% ही रहने की उम्मीद है इस वित्त वर्ष में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण मांग में तेजी जारी है और शहरी खपत मजबूत बनी हुई है और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण निवेश चक्र रफ्तार पकड़ रहा है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रात 7% रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान। और जो हमारी इन्फ्लेशन है, हम जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है जिसका काम होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए प्रयास करे। इसमें हमारे गवर्नमेंट के साथ साथ आरबीआई के और बैंकिंग सेक्टर के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो इस बार जो इन्फ्लेशन है या मुद्रास्फीति है वो 4.5% रहने का अनुमान है, जो कि ज़्यादा ही है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4% का टारगेट रखा था। चलिए, अच्छा दिन रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मिस हो गई है या फिर मैं डिस्कस नहीं करी, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।